आज कोरोना महामारी से जूझने में आयुष मंत्रालय बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं आयुष मंत्रालय के बारे में और हर जगह पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आयुर्वेद में भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई तरीका निकल के आएगा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है और हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं वे उत्तराखंड से हैं। उनकी बेटी का एक आयुष कॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के बहुत सारे आयुष कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करने दी जा रही। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार से उनकी बेटी के कॉलेज में बच्चों को, छात्रों को अलाउ किया जा रहा है, ये उन कॉलेजेस में भी किया जाए, बाकियों में भी। उसी प्रकार से डॉक्टर हरक सिंह रावत जो आयुष मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके बेटे का भी एक कॉलेज है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से कॉलेजेस बच्चों को अलाउ कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। ये समय बहुत कठिन है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। आप सुनिए ये बच्चे क्या कह रहे हैं। शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे, हर नौजवान को है। अगर है तो हमने क्या किया है? जो हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ राजनीति की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के कॉलेज हैं। क्या भारत के केंद्र सरकार के HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी नहीं चाहते कि हम पढ़ें? क्या उत्तराखंड के आयुष मंत्री जी नहीं चाहते कि हम पढ़ें? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि हम पढ़ें? क्या तीसरे साल की फीस बढ़ाकर पिछले 3 सालों की फीस मांगना सही है क्या? मेरा प्रश्न ये है कि सोच कर देखिए, जब एक छात्र BMS में एडमिशन लेता है 80,000 रुपये सालाना शिक्षण शुल्क के हिसाब से वो 3 सालों तक शुल्क जमा करता है। ठीक है, चौथे साल में जब वो आता है तब सरकार एक जियो निकालती है, जिस जियो के तहत असंवैधानिक रूप से शिक्षण शुल्क की वृद्धि की जाती है, जो कि 80,000 से 2,15,000 रुपये हो गई। अब कॉलेज प्रशासन छात्र छात्राओं से उस बढ़े हुए शुल्क की डिमांड करता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि लगभग कितना शुल्क जो है जमा करने को कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा गया छात्रों से। तो पिछले वर्षों का जो बकाया धन बैठता है हर वर्ष के हिसाब से 1,35,000 रुपये, तो टोटल हो गया लगभग 4,05,000 रुपये। ये पिछले 3 सालों का बकाया धन है, जो कि 80,000 से 2,15,000 के बीच का जो बचा है वो। ठीक है, अब अंतिम वर्ष का 2,15,000 रुपये इस 4,05,000 में जोड़कर लगभग टोटल 6,20,000 रुपये जो है धन, ये कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को जमा करने को कहा गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए संभव है? मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी सालाना लगभग 3-3.5 लाख रुपए कमा पाते हैं, जबकि ये जो धन है 6,20,000 रुपये, ये मेरे पिताजी की सालाना आय से भी लगभग दोगुना है। इतना धन मेरे पिताजी 2 साल में कमा पाएंगे। तो मेरे परिवार के लिए ये संभव नहीं इतना शुल्क जमा करना। और ऐसा भला कहाँ होता है कि बीच सेशन में शुल्क वृद्धि की जाए और रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछले सालों का भी शुल्क बच्चों से वसूला जाए। अब जो बच्चे इस शुल्क को जमा करने में असमर्थ हैं, उनको क्लासेस से वंचित रखा जा रहा है, उनको कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। Myself फैसल सिद्दीकी, ICS स्टूडेंट, उत्तराखंड आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी। 14 अक्टूबर 2015 को एक आदेश पारित हुआ शासन की तरफ से कि आपकी फीस 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 कर दी गई है। वो फीस उन छात्रों के ऊपर जो वर्ष चल रहा था 2015, जिनके एडमिशन 80,000 के बेसिस पे हुए थे, उन छात्रों के ऊपर लागू करेगी कि नहीं, 20 सेशन में आपको अब फीस जो देनी है, जो
जो देनी है वो 2,15,000 के हिसाब से देनी, मतलब जिस छात्र का एडमिशन 80,000 के बेसिस पे हुआ उस छात्र को अपनी मुख्य फीस से, जो फीस उसे बताई गई थी, उससे 3 गुना ज़्यादा फीस देनी है और ये आगे तक देनी होगी। तो विभिन्न छात्रों ने, हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, राजस्थान हाई कोर्ट में, और 9 जुलाई 2 अक्टूबर ने शासन के आदेश को रद्द करते हुए छात्रों के हित में फैसला देते हुए उसे 15 दिन के अंदर जो बढ़ा हुआ शुल्क वसूला गया उसे वापस करने के आदेश दिए। इसी आदेश को चैलेंज करने के लिए प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे आयुष के, वो कोर्ट में गए सेकंड बेंच पे अपील लेके। देन सेकंड बेंच ने भी बच्चों के हित में फैसला देते हुए प्रथम बेंच के आदेश को मान्य रखा और यही कहा कि छात्रों से 15 दिन के अंदर जितना भी बढ़ावा शुल्क लिया है वो वापस कर दिया जाए। ये फैसला आया था 2018 में, आज हम हैं 2020 में। 2018 से लेके 2020 तक में छात्रों ने विभिन्न आदेश यूनिवर्सिटी से निकलवाए, विभिन्न धरने प्रदर्शन करे, विभिन्न जगहों पर धरना दिया, यहाँ तक कि 2 माह का लगातार धरना परेड ग्राउंड देहरादून पे भी दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस धरने को वापस लिया गया कि कोर्ट के आदेशों के पालन होंगे, पर नहीं, अब भी नहीं। प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनसे तृतीय वर्ष की फीस मांगी जाती है, द्वितीय वर्ष की वो पहले जमा करा चुके हैं, वो भी बढ़ी हुई फीस। जो जैसे द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनसे चौथे ईयर की फीस मांगी जाती है कि आप ये फीस जमा करो, वो भी बढ़ी हुई, मतलब 2.5 लाख, कहीं कहीं जगह पे 3-3 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। ना कोर्ट के आदेशों को माना जा रहा है, ना ही सरकार के आदेशों को माना जा रहा है। जिन बच्चों ने फीस नहीं जमा करी, बहुत से कॉलेजेस में ऐसा हुआ है कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको पता है कोविड-19 की वजह से, उन्हें उन क्लासेस से भी बाइकआउट कर दिया कि आप ये क्लासेस नहीं ले सकते, आप अपनी बढ़ी हुई फीस 2 लाख 2.5 लाख या जो भी है वो जमा करें। बच्चों ने लगातार अपीलिंग अथॉरिटी का भी, बीच में अपीलिंग अथॉरिटी से कॉलेज ने फीस डिसाइड करी, उसको बच्चों ने चैलेंज किया, जिसमें DIMS कॉलेज था और DIMS उस पर स्टे लेके आया। तो उसके बावजूद भी अगर कॉलेज केस कोर्ट में पेंडिंग है तो मगर अभी तक बच्चों के फेवर में है, और जब तक जो आदेश कोर्ट के दिए गए हैं वो मान्य क्यों नहीं होते? ये सवाल आप सबसे क्यों, ये सवाल सरकार से ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं शिवालिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च BMS द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि हमारा मैटर कोर्ट में पेंडिंग में है तो माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार करना चाहिए। शायद इसलिए है कोर्ट का सम्मान करते हुए उसके फैसले का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। यदि कोई कॉलेज ऐसा ना करे तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? क्या कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करवाना प्रदेश सरकार का काम नहीं है? आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जिनके बहू और बेटे का भी एक कॉलेज है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करवाएं? क्या ये देश के HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की जिम्मेदारी है या नहीं कि देखें कि स्टूडेंट्स के साथ कोई नाइंसाफी ना हो? क्यों ये जीरो टॉलरेंस की सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे? कोविड के चलते लॉकडाउन के दौरान कोई फी नहीं ले सकता और ना ही उसका दबाव बना सकता है, तो क्या कॉलेजेस के लिए अलग पैमाना प्रयोग किया जाएगा? क्या ये कोई सहयोग है या हम ही बचे हैं प्रयोग के लिए? मेरा आपसे ये सवाल है, क्या देश के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होती कि देश के बच्चे पढ़े? जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इस देश में करीब 60% लोग गरीब हैं। क्या इस देश में गरीब होना, मध्यम वर्ग होना पाप है क्या? गरीब होना, मध्यम वर्ग से होना क्या भारत देश में अपराध है? जय हिंद एवरीवन। मेरा क्वेश्चन सरकार से ये है, जो सरकार आयुर्वेद के लिए इतना बढ़ावा दे रही है तो वो आयुष छात्रों के साथ ऐसा अमान्य व्यवहार क्यों कर रही है? क्यों बीच सत्र में ही शिक्षा शुल्क बढ़ा दिया जाता है और क्यों इस असंवैधानिक शिक्षण शुल्क में जो बच्चे अपनी शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं उन बच्चों को अपनी कक्षाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है? जब तक आयुष छात्र नहीं आगे बढ़ेगा तब तक हमारा आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ेगा? आप खुद बताइए। क्यों चाहती है सरकार और कॉलेज प्रशासन कि हम में हीन भावना उत्पन्न हो? क्या हम किसी लायक नहीं? क्यों ये करप्शन चल रहा है पढ़ाई को लेके? मेडिकल ये फील्ड ऐसा होता है कि इसमें अगर 2 दिन भी वेस्ट होते हैं या 3 महीने वेस्ट होते हैं तो इस चीज़ में बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर देश में समस्या है मेडिकल स्टूडेंट की, डॉक्टरों की, तो कहीं ना कहीं इन्हीं रीजन से है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने नहीं देते। ये लोग
पॉलिटिशियन प्रेशर, फीस प्रेशर, लोगों का प्रेशर मान के बच्चों का भविष्य ख़राब करते हैं। फिर ये इनको चाहिए होता है कि हाँ इंडिया में इनको अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, तो उनको कैसे मिलेंगे? आप आधे से ज़्यादा टाइम तो इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हो हर बार। तो मेरा मानना यही है कि अगर बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए और अच्छी उनके एजुकेशन पे काम किया जाए तो एक बेहतर डॉक्टर बन के सामने आएगा जो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। जो हमारा अधिकार है वह बदल सा गया है। हम तो भीख मांगते लग रहे हैं कि हमें पढ़ने दिया जाए। नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता विशंबर शाह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वितीय वर्ष का छात्र बोल रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सारे सोशल गैदरिंग वाली प्लेसेस, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, सब जगह बंद कर दी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आदेश पारित किए गए हैं जिसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, परंतु कुछ कॉलेजेस में तो ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई ही नहीं जा रही है, जिसके चलते भारी संख्या में छात्र छात्राओं का अहित हो रहा है। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से मेरा यही निवेदन है कि इस चीज को कृपया करके संज्ञान में लें, क्योंकि इस प्रकार अगर बढ़ेगा इंडिया तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। आखिर क्यों 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 आखिर क्यों हम अपने बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं? उन्हें शिक्षा से वंचित क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि वे बहुत अमीर खानदानों से नहीं आते, बड़े बड़े खानदानों से नहीं आते? भाई आयुर्वेद अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें योगदान आयुष के डॉक्टर्स का होगा। तो आज अगर हम इन बच्चों को ये अधिकार नहीं देंगे, इनका साथ नहीं देंगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? मैं उन तमाम कॉलेजेस का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि वे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, और जिन्होंने अभी रिसेंटली कल परसों तरसों में अलाउ किया स्टूडेंट्स को, उनका भी धन्यवाद कर रही हूँ। और जो लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं उनसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या किसी भी चीज़ को नहीं मानते? ना कोर्ट को मानते हैं, ना सरकार को मानते हैं, ना प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो HRD मिनिस्टर हैं देश के और उत्तराखंड से हैं, वे सामने आए और निर्देशित करें इन सभी कॉलेजेस को कि इस प्रकार से बच्चों का उत्पीड़न ना करें, उन पर दबाव ना डाला जाए कि वे अपनी बढ़ी हुई फीस जमा करें। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए। उसी प्रकार से डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनके बेटे का भी एक कॉलेज है, बेटा और बहू चलाते हैं उस कॉलेज को। तो डॉक्टर हरक सिंह रावत, अगर आप आयुष डिपार्टमेंट के मंत्री हैं तो कहाँ छिपे हुए हैं? क्यों नहीं आ रहे सामने? क्यों नहीं निर्देशित कर रहे हर कॉलेज को कि वे इन बच्चों के पढ़ने के अधिकार में हस्तक्षेप ना करें, इसमें बाधा न डाले, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने दिया जाए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन कॉलेजेस को ये निर्देशित करें कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य करने से पहले वे सोच लें कि वे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ना सिर्फ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, ये हमारे देश के भविष्य से खिलवाड़ है, यानी कि हमारे सामाजिक उत्थान से खिलवाड़ है, हमारे देश के उत्थान से खिलवाड़ है। उम्मीद कर रही हूँ कि सारे कॉलेजेस अपने जो ये तरीके उन्होंने अपना रखे हैं बच्चों को प्रताड़ित करने के, इनको वापस करेंगे, ये सब करना बंद करेंगे। बच्चों को कहेंगे कि वे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, और अगर नहीं करते तो इनके ऊपर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार।